अभी तक हम लोगों ने पढ़ा रोटेटिंग फ्रेम में किस तरह से एक्सेलरेशन दिखाई पड़ता है, वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन होता है, उनमें क्या रिलेशनशिप होता है। अब बारी है उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके समझने की। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉलिंग डिफ्लेक्शन ऑफ फॉलिंग पार्टिकल्स। यूजुअली हम लोग एक स्टोन को गिराते हैं तो वो सीधे जहाँ जिस सामने गिराइएगा वहीं गिरता है, लेकिन जैसे जैसे आप बहुत ऊंचाई पर जाएंगे 1000 मीटर के लगभग, वहाँ से ड्रॉप करेंगे तो इसका डिफ्लेक्शन जो है होने लगता है, कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट सामने आने लगता है। और बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, फ्यू सेंटीमीटर्स डिफ्लेक्ट होता है। तो उसी के कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये टॉपिक लिए हैं पार्टिकल P। यहाँ पर है पार्टिकल P, ये अर्थ है, अर्थ का इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ये इसका रोटेशन एक्सिस है, ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है। ये इक्वेटर है, इक्वेटर के सेंटर से अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो ये रेडियल लाइन से लैम्डा नॉर्थ लैटिट्यूड पर जा रहे हैं तो ये लाइन मिल रहा है, और इसी के ऊपर एक पॉइंट O है। C से इस पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये भी रेडियल लाइन, देखिए वेक्टर R लिखा हुआ है, तो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R। तो इसको और आगे बढ़ाएं तो ये मेरा Z एक्सिस है, इसी पर कोई पार्टिकल है और यही अपवर्ड डायरेक्शन है इस जगह के लिए, इस जगह के लिए यही अपवर्ड है, रेडियल लाइन जिसमें फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल गिरता है वही लाइन वर्टिकल लाइन है वहाँ का। तो यहाँ से अगर इस पार्टिकल को छोड़ेंगे वो हाइट कम रहने पर ये लगभग उसी पॉइंट पर गिर जाता है जहाँ के ऊपर से गिराया गया, लेकिन h का मान अगर बहुत ज़्यादा हो अबाउट किलोमीटर, तब ऐसी हालत में ये ऑब्जर्वेबल डिफ्लेक्शन शो करता है जो आम आदमी देख सकता है। तो ये टॉपिक हमने लिया है कि हाइट h से O पॉइंट यही है, O पॉइंट से h हाइट ऊपर से अगर पार्टिकल को ड्रॉप करें तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और फ्रीली फॉल करेगा, यानी ग्रेविटी के अंदर की ओर फॉल कर रहा है, इसमें एयर का रेजिस्टेंस नहीं लिया गया है। तब उस हालत में कोरियोलिस फोर्स इसको डिफ्लेक्ट कर देता है, सीधे नहीं गिरने देता है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। और वो टेढ़ा किधर करता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग फिगर बनाए हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये ईस्ट की तरफ टेढ़ा करता है। इस पॉइंट से इधर की ओर ईस्ट है, एक्स एक्सिस ईस्ट की ओर है, वाई एक्सिस नॉर्थ की ओर है और जेड एक्सिस अपवर्ड है। तो ये एक्सिस यहाँ पर हमने सेट किया है, अर्थ के रोटेट करने के कारण यह एक्सिस खुद भी उस पॉइंट के साथ कैरी होगा। आप जानते हैं कि सॉलिड बॉडी को अगर रोटेट कराया जाए तो उसका एंगुलर वेलोसिटी उसके हर पॉइंट के अबाउट उतना ही होता है जितना किसी एक पॉइंट के अबाउट होता है। जैसे ये स्केल है, एक रिजिड बॉडी है, इसके अबाउट अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो वही एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से देखने पर भी दिखेगा, ये भी ओमेगा ही दिखेगा, ये भी ओमेगा ही दिखेगा। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी सब पॉइंट का अलग अलग आएगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी एक ही आएगा। ये रिजिड बॉडी होने के कारण ऐसा है। ये चेसेल नाम के व्यक्ति ने एक थ्योरम दिया था, चेसेल्स थ्योरम। तो उसको अगर हम लोग सोचें तो ओमेगा है अर्थ का उसके एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, और ये पॉइंट एक्सिस अर्थ के एक्सिस पर नहीं है, O पर अगर हम लोग इसी के पैरेलल एक्सिस लें तो उसके अबाउट भी ओमेगा ही एंगुलर वेलोसिटी होगा। इसलिए हमारा यह फ्रेम ऐसे ऐसे जैसे जैसे इधर जा रहा है तो रोटेट भी करता है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी वही है जो इसका है, इसलिए यह एक रोटेटिंग फ्रेम है। और साथ में पॉइंट O चल भी रहा है तो ओरिजिन में एक वेलोसिटी भी है, और ओरिजिन O एक सर्कल में जा रहा है तो इसलिए इसको एक्सेलरेशन भी है। तो इन सारे चीज़ों को देखा जाए
तो एस डैश एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है और रोटेटिंग फ्रेम भी है। ऐसे फ्रेम में हमारा पार्टिकल गिराया जा रहा है। तो ऐसे फ्रेम के लिए एक्सेलरेशन का मेन फार्मूला ये है, रिलेटिव एक्सेलरेशन। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू रियल फोर्स। यहाँ पर रियल फोर्स पुल ऑफ द अर्थ है, ग्रेविटी के कारण रियल फोर्स यहाँ पर जनरेट होगा mg। और ये a नॉट है ओरिजिन का एक्सेलरेशन। अब चूंकि ये सर्कल में जा रहा है इसलिए इसमें सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म यहाँ हमने दिया ओमेगा क्रॉस r, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, r ये वेक्टर है। दूसरा टर्म जो है v डैश है वेलोसिटी रिलेटिव टू s डैश। जब ड्रॉप करेंगे उस समय v डैश 0 होगा, यहाँ लिखे हैं v डैश 0 t इक्वल टू 0 पर। लेकिन जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगा तो ये 0 से डिफरेंट हो जाएगा। तो किसी इंस्टेंट पर वो वेलोसिटी v डैश है और ओमेगा से उसका क्रॉस लेंगे -2, तो ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ओमेगा क्रॉस v डैश 2 टाइम्स। और ये लास्ट टर्म इसमें है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जो इस रोटेशन एक्सिस से दूर डायरेक्टेड होगा। अब देखिए यहाँ पर v डैश को हम लोग केवल v लिखेंगे क्योंकि दूसरा कोई और वेलोसिटी इन्वॉल्व नहीं है, तो बार बार v डैश नहीं लिख करके हम लोग केवल v लिख रहे हैं। और इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, और ये g का डायरेक्शन है ट्रैक्शन के कारण g नॉट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है a डैश के लिए रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए लिखा है dv/dt। एक्चुअली ये dv'/dt लिखते थे, क्योंकि यहाँ एक ही वेलोसिटी है तो डैश नहीं लिख के सीधे लिख रहे हैं dv/dt। ये है रियल फोर्स a के करेस्पॉन्डिंग, mg के करेस्पॉन्डिंग ये एक्सेलरेशन है। ये इस पॉइंट का सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, माइनस साइन फार्मूला से आया हुआ है। ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन है, यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ये कोरियोलिस का है, और ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। अब इसको और इसको देखिए, ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं क्योंकि ये और ये एक साथ आ जाएंगे, इतना कॉमन होके एक साथ कर दिए कंबाइन। ये ज्यों का त्यों है और ये भी ज्यों का त्यों है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग प्लम्ब लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन g लिखते हैं। अब देखिए r डैश का वैल्यू अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है, इस कारण से ये होल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर और कैपिटल R के ऑर्डर का है। तो ये ओमेगा का वैल्यू अर्थ का जो है वो 10⁻⁻⁴ के रेडियन पर सेकेंड के ऑर्डर का है, 7.2 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। अर्थ के रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऑर्डर का आता है, और इसका वैल्यू है 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो लगभग इसी के अलोंग रहता है, लगभग एग्जैक्टली नहीं, लगभग इसी के अलोंग। तो इसका कंबाइंड इफेक्ट को हमने g मान लिया है, यही प्लम्ब लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन कहलाता है। और माइनस k जेड एक्सिस उसी के अलोंग है। तो यहाँ पर ये होल एक्सप्रेशन इसकी जगह पर g हो गया और ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन आ गया। नाउ वी हैव परफॉर्म्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ओमेगा को देखें, ओमेगा यहाँ पर ऐसे ये वेक्टर है ओमेगा, और ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये लैम्डा है। इसको ऐसे मिलाएं तो एक ट्रायंगल बन रहा है, और इसको ऐसे ले आए तो यहाँ राइट एंगल बनेगा। तो ये 90 माइनस लैम्डा हुआ, तो इसके सामने ये 90 माइनस लैम्डा हुआ, और ये 90 है तो ये लैम्डा हो गया। इसलिए अब इस ओमेगा को रिजॉल्व कर दिए हैं y की ओर cos लैम्डा और z की ओर sin लैम्डा। तो यहाँ पर देखिए cos लैम्डा j और sin लैम्डा k। v को सिंपली फॉर्म में रख दिए हैं कि इसके 3 कंपोनेंट होंगे इन जनरल vx, vy एंड vz।
अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को परफॉर्म करने के लिए हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया है। फर्स्ट लाइन में आई जे के लिखा जाता है और सेकेंड लाइन में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे जाते हैं, थर्ड लाइन में सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे जाते हैं। और ये जो फॉर्म है ये तभी लागू होता है जब आपका एक्सिस सिस्टम राइट हैंडेड हो, यानी आई क्रॉस जे लेने पर के आना चाहिए। तो यहाँ पर उसी हिसाब से ये बनाया जाता है कि एक्स से वाई की ओर फिंगर ले जाएं तो आई क्रॉस जे जेड की ओर थंब आना चाहिए। तो आई क्रॉस जे हो गया के की ओर, इसलिए इसको हम लोग इसी तरह से एक्सिस ऐसा ही बनाते हैं कि ये वैलिड हो जाए। और इसको वर्कआउट करने से ये एक्सप्रेशन आता है। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे और सारे कंपोनेंट्स को इक्वेट करके स्केलर इक्वेशन बनाएंगे। 3 स्केलर इक्वेशन। आई का कोफिशिएंट बराबर करने से एक आएगा एक्स एक्सिस पर, और जे का कोफिशिएंट दोनों तरफ बराबर करेंगे तो दूसरा आएगा वाई के अलोंग, और के का कोफिशिएंट बराबर करेंगे तो जेड एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन आएगा। देखिए dvx बाई dt ये इसका कंपोनेंट है, यहाँ लिख देते हैं टेकिंग कंपोनेंट्स, टेकिंग एक्स कंपोनेंट dvx बाई dt। अब इस साइड में i का कोफिशिएंट कहाँ का एक ही जगह है और कहीं नहीं दिख रहा है, तो i को देखिए यहाँ -2 ओमेगा और vz cos लैम्डा माइनस vy sin लैम्डा। सो दिस इज -2 ओमेगा vz cos लैम्डा माइनस vy sin लैम्डा। Similarly taking y component dvy upon dt। अब इसमें j का कोफिशिएंट लेना है, j यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो j के साथ ये 2 ओमेगा माइनस के साथ घुसा हुआ है और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो इट इज माइनस, एक माइनस यहाँ है और ये माइनस और ये माइनस, 3 माइनस है इसलिए माइनस रह गया, और 2 ओमेगा vx sin लैम्डा and last equation is for z component, taking z component k यहाँ पर है और k यहाँ पर भी है, तो दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे dvz अपॉन dt इक्वल माइनस जी, यहाँ है माइनस जी और इस जगह देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 ओमेगा और vx cos लैम्डा। अब हम लोग एस्टिमेट करेंगे कि कितना स्टोर डिफ्लेक्शन होने जा रहा है। उसके लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अर्थ का नेग्लेक्ट कर दें ऑल टुगेदर, तो कोई रोटेशन नहीं होने के कारण जो पार्टिकल है वो जेड एक्सिस के अलोंग गिरेगा और साइडवेज जो वेलोसिटीज है vx और vy वो 0 होगी। अब थोड़ा सा अगर एंगुलर वेलोसिटी डालते हैं, वेरी स्मॉल वैल्यू है ये, अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी यही रहता है, तो ये स्मॉल वैल्यू होने के कारण जो साइडवेज एंगुलर साइडवेज वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी कोरियोलिस फोर्स के कारण, तो वो भी जीटी के कंपैरिजन में जेड एक्सिस के लोग जो वेलोसिटी जनरेट हो रही है उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटी होगी। तो उस हालत में हम लोग साइडवेज फर्स्ट एस्टिमेशन में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो साइडवेज वेलोसिटी को नेग्लेक्ट करने के बाद जो हमारा पिछला इक्वेशन था वो तीनों कंपोनेंट वाला इक्वेशन वो इस फॉर्म में आ जाता है। इसमें हमने px को 0 कर दिया है और अब इसको कंसीडर करते हैं dvz बाई dt माइनस g है,
तो इसको इंटीग्रेट करके और Vz फाइंड आउट कर सकते हैं। इस dt को इधर ले जाएं और इंटीग्रेट करें तो वी कैन गेट Vz एंड Vz इज माइनस dt, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 0 पर Vz 0 है। तो Vz gt आ गया, इस Vz को यहाँ रख सकते हैं। Therefore dvx upon dt is minus 2 omega and minus gt, Vz की जगह पर माइनस gt cos लैम्डा। नाउ एक ही t इसमें वेरिएबल है, इसको इधर ले आते हैं और इनिशियल Vx 0 है तो इसको हम लोग करते हैं Vx इंटीग्रेट करके 2 ओमेगा g cos लैम्डा, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, और t dt का इंटीग्रल 0 से t तक। इक्वेशन 2 के वैल्यूज को अब यहाँ पर इवैल्यूएट किया गया है। Vz इक्वल टू माइनस dt हुआ, इसको इंटीग्रेट करने से, और इसको मान लिया इक्वेशन 3। इसके बाद x वाला इक्वेशन यहाँ है, इसमें Vz की जगह पर ये पुट कर दिया हुआ है। तो 2 ओमेगा माइनस dt हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, और t dt का ये इंटीग्रेशन किया 0 से t तक। तो आप जानते हैं कि ये पावर यहाँ 1 है तो पावर 1 जुट जाएगा और 2 से डिवाइड होगा और वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये Vx इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अब Vx की जगह पर लिख सकते हैं dx बाई dt, और इसका वैल्यू लिख करके और इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से t तक। तो इधर x आता है और ये t क्यूब बाई 3 हो गया, पावर 1 जुट गया और जुटे हुए पावर से डिवाइड हो गया, और लिमिट 0 से t है इसलिए इतना ही आएगा। तो ये इक्वेशन बताता है कि डिस्टेंस फॉरवर्ड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टाइम। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि डिफ्लेक्शन टाइम के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। अब फिर आप देखें t का वैल्यू हम लोग चाहते हैं h में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए फिर इस इक्वेशन को इनवाइट करते हैं। dz बाई dt हुआ Vz की जगह माइनस dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इनिशियल z h रखेंगे और फाइनल z 0 रखेंगे, तब ये एक्सप्रेशन आ जाएगा t इक्वल टू 2h बाई g। अब इस t का वैल्यू इसमें रख के सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाता है h रूट h और h टू द पावर 3 बाई 2, ये आ जाएगा हाफ पावर यहाँ है 1 पावर यहाँ हाफ प्लस 1 3 बाई 2। सो x इज प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर 3 बाई 2 और cos लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है और x का वैल्यू है h टू द पावर 3 बाई 2 के प्रोपोर्शनल, यानी हाइट जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही ज़्यादा x का वैल्यू आएगा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि x को हम लोग लिए थे ईस्ट की ओर। अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं कोरियोलिस फोर्स का, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है क्योंकि इसका हमारे जीवन पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है। वो है साइक्लोन। साइक्लोन जब समुद्र से हमारे घरों को उजाड़ता है तो हजारों लोगों के घर हो जाते हैं और पूरी तबाही हो जाती है। साइक्लोन्स के बनने का कारण भी कोरियोलिस फोर्स है। कोरियोलिस फोर्स का ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, -2 m ओमेगा क्रॉस v डैश। ओमेगा अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है और v डैश अर्थ के फ्रेम से देखने पर विंड का वेलोसिटी रहेगा। माइनस को अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब कर ले तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। तो इससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि कोरियोलिस फोर्स का किधर डायरेक्शन होगा। जैसे यहाँ पर हमने एक अर्थ दिखाया है, ये इक्वेटर है और ये इक्वेटर का ऊपरी भाग है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ये निचला भाग है साउदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ से लैम्डा लैटिट्यूड पर मान लीजिए कि ये विंड का वेलोसिटी v डैश है, अर्थ के पैरेलल ऐसे जा रही है। तो v डैश ये हो गया और ओमेगा वेक्टर जो है यहीं पर लेना है, इसी के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए, तो ये ओमेगा वेक्टर हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए राइट हैंड रूल हमने यहाँ दिखाया है।
कि फर्स्ट वेक्टर की ओर ये फिंगर कर दीजिए राइट हैंड का, दाहिना हाथ ये है, ये तलहथी जो है वो ओमेगा की ओर रहेगा और फिंगर वी डैश की ओर, फिंगर हो गया वी डैश की ओर और तलहथी पर ये ओमेगा हो गया। ये थंब की ओर क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो ये वी डैश क्रॉस ओमेगा का डायरेक्शन थंब की ओर आएगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसे वी डैश है और इसके पैरेलल वहीं पर ओमेगा ले आए, तो वी डैश से ओमेगा की ओर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे, कोरियोलिस फोर्स ऐसे लगेगा। इसको ऐसे भी याद करते हैं, अर्थ की ओर फेस करके और विंड के डायरेक्शन में हम लोग अपने हेड को करें, फेस रखें अर्थ की ओर, ग्राउंड की ओर, और डायरेक्शन रखें विंड के डायरेक्शन में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड की ओर कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन होता है, तो इस फोर्स के कारण वो ऐसे बेंड करेगा, दाहिने की ओर बेंड करेगा। तो इस बेंडिंग को बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। फोर्स को यहाँ से डिफाइन किया और फोर्स का असर क्या हुआ कि हवा मुड़ गई, तो हवा का विंड का बेंड करना ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स इज नोन एज कोरियोलिस इफेक्ट। बेंडिंग ऑफ विंड ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स इज नोन एज कोरियोलिस इफेक्ट। तो यहाँ पर कोरियोलिस इफेक्ट है दाहिने की ओर, राइट वर्ड। यही चीज अब यहाँ पर डिस्कस करें कि साउदर्न हेमिस्फीयर है, इसमें साउदर्न हेमिस्फीयर में वी डैश ऐसे टेंजेंट हम लोग ले रहे हैं और ओमेगा ऐसे। तो अब यहाँ पर देखिए ये ऐसे थंब आ गया है इधर की ओर, हमारे बाएं हाथ की ओर आ गया, वी डैश ऐसे और ओमेगा ऐसे कट कर रहा है। ओमेगा इसके पैरेलल लेना है और वी डैश सरफेस पर आएगा, ये बॉडी के अंदर रहेगा, तो वी डैश क्रॉस ओमेगा ऐसे इधर की ओर आएगा, यानी लेफ्ट हैंड की ओर। पर्सन अगर ग्राउंड की ओर फेस करके विंड के डायरेक्शन में चले तो उस पर लेफ्ट हैंड की ओर फोर्स लगेगा और कोरियोलिस इफेक्ट होगा लेफ्ट की तरफ बेंडिंग। इस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा किधर मुड़ेगी कोरियोलिस फोर्स के कारण, तो उसके अलोंग जो पर्सन जा रहा होगा ग्राउंड की ओर फेस करके उसके लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसके अपोजिट मुड़ेगी। क्रॉस प्रोडक्ट का दोनों हालत में वैल्यू निकालने से ही ये आता है। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल एक ही है, ये रूल अगर याद हो गया तो दो रूल याद करने की जरूरत नहीं है, या अगर दोनों में आप याद भी कर सकते हैं कि राइट, नॉर्थ में राइट और साउथ में लेफ्ट की ओर कोरियोलिस इफेक्ट होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब ये नहीं देखना है कि ये नॉर्थ की ओर जाएगा तभी राइट की ओर मुड़ेगा, आप किधर भी चला के देखेंगे तो वो दाहिने हाथ की ओर ही मुड़ेगा। इसलिए अगर ऐसे भी हवा आ रही होगी तो उधर से आपको चलना होगा, इधर आपका सिर रहेगा और इधर पैर रहेगा और ऐसे दाहिना हाथ पड़ेगा, तो उधर से आने पर दाहिने हाथ की ओर ऐसे मुड़ जाएगी, तो कोरियोलिस इफेक्ट राइट की ओर होगा। उधर से आने पर दाहिना हाथ इधर आ जाएगा, ऐसे आएंगे तो दाहिना हाथ ये होगा। तो इस तरह से आप राइट हैंड रूल से भी आप इसको हरदम कोरियोलिस इफेक्ट को देख सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन तैरना ठीक से है, ये नहीं कि आप इधर से तैर जाइए और इधर मुड़ा दीजिए। हरदम वो अपने डायरेक्शन से साइडवेज मुड़ेगा और दाहिनी तरफ मुड़ेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में बाएं हाथ की ओर मुड़ेगा। लेकिन तैराक को किधर चलना है, विंड के डायरेक्शन में, और फेस किधर रहेगा, ग्राउंड की ओर। तो इस तरह से हम लोग कोरियोलिस इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करें। दो वेक्टर अगर हमारे पास रहता है, मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा होता है, कॉस बी। तो यहाँ पर ओमेगा और वी डैश ये वेक्टर्स हैं। अब यहाँ देखिए इक्वेटर से लैम्डा एंगल ऊपर जाके ये पॉइंट लिए हैं, तो इन वेक्टर्स के बीच का एंगल भी लैम्डा हो जा रहा है, ज्योमेट्री लगाने से ये आ जाएगा। तो इनके बीच का एंगल लैम्डा हो गया, तब फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोरियोलिस फोर्स विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इट विल बी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओमेगा है
कौन कौन है, ओमेगा है, वी डैश है, 2m है, sin लैम्डा। नाउ वी कंसीडर इफेक्ट ऑफ sin लैम्डा। इक्वेटर पर आप आएंगे तो इक्वेटर पर लैम्डा का वैल्यू 0 होगा और साइन 0 0 होता है, इसलिए यहाँ पर कोरियोलिस इफेक्ट 0 हो जाएगा इक्वेटर पर, एग्जैक्टली इक्वेटर पर। इक्वेटर कोरियोलिस इफेक्ट इक्वेटर के पास नगण्य हो जाएगा। तो शायद ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि इसके 5 डिग्री के आसपास में ऊपर नीचे ट्रॉपिकल रीजन में कोरियोलिस इफेक्ट नगण्य होता है। तो उसका यही कारण है कि साइन लैम्डा जो है वो नगण्य हो गया है, क्योंकि लैम्डा 0 की ओर जाने पर साइन 0 हो जाता है, साइन 0 इक्वल टू 0। तो कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर 0 हो जाएगा। जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता है साइन भी बढ़ता है। साइन का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ऐसे 90 डिग्री तक बढ़ता है और फिर इसके बाद घटता है। तो यहाँ जब 90 डिग्री होगा तो हम लोग आ जाएंगे पोल पर और 0 पर से इक्वेटर पर। तो इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू बढ़ता है, इसलिए इधर से जब पोल की तरफ जाएंगे तो कोरियोलिस इफेक्ट का वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर हम लोग सेम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी लें, सेम तरह का सब चीज़ लें, तो यही एक्सप्रेशन आएगा और पोल पर पोलर रीजन में मैक्सिमम इफेक्ट होगा इसका, इक्वेटर पर इफेक्ट 0 होगा। तो इस इफेक्ट के कारण साइक्लोन्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। इसके कई फैक्टर्स हैं, उसमें मेन फैक्टर है प्रेशर डिफरेंस एंड कोरियोलिस इफेक्ट। जैसे मान लें कि किसी कारण से यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो गया। अब लो प्रेशर जनरेट का होने का भी कई कारण है। तो लो प्रेशर हम लोग मान लेते हैं कि जनरेट हो गया और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, तो इधर से इधर जो हवा होगी उस पर फोर्स लगेगा अंदर की ओर। प्रेशर के अंतर के कारण यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ कम है, अंदर जाते हैं तो प्रेशर घटते घटते यहाँ लो प्रेशर बनता है। प्रेशर जब यहाँ हाई है तो फोर्स एक नेट अंदर की ओर लगेगा। जैसे ही ये चलेगी हवा इधर की ओर, इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर, तो इसमें कुछ वेलोसिटी जनरेट होगा और जैसे ही वेलोसिटी जनरेट होगा कोरियोलिस इफेक्ट सामने आ जाएगा। अब वेलोसिटी किस रीजन में आप हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि साउदर्न में है, उसके अनुसार कोरियोलिस फोर्स इसको डिफ्लेक्ट करेगा। मान लो कि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन किधर होता है, अगर हम लोग ग्राउंड की तरफ हेड करके और इस विंड के डायरेक्शन में चले तो राइट साइड, तो ये राइट साइड ऐसे जाएगा, ये अपने राइट 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 जाएगा। तो ये सारे जब ऐसे राइट जाएंगे तो ये विंड ऐसे चलने लगेगा और जैसे ही ये ऐसे चलेगा इसमें सर्कुलर मोशन होगा। अब सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है m⍵²r होता है। ओमेगा जहाँ पर यहाँ पर विंड के वेलोसिटी से रिलेटेड है या v²/r कह सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा प्रेशर वाला फोर्स है तो इसका रेडियस घटता जाएगा। तो जब प्रेशर के कारण जो फोर्स है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स से अधिक होगा तो ये अंदर की तरफ ऐसे मुड़ेगा। दिस इज कॉल्ड स्पाइरलिंग इनवर्ड। स्पाइरलिंग इनवर्ड क्यों स्पाइरलिंग इनवर्ड हुआ कि प्रेशर का जो फोर्स था वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स से ज़्यादा है और जैसे जैसे अंदर जाइएगा रेडियस घटेगा
रेडियस घटने का दो इफेक्ट होगा। एक इफेक्ट होगा कि एंगुलर मोमेंटम इसका, क्योंकि फोर्स सब रेडियली इनवर्ड है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने पर इसका स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ा और रेडियस घटा तो ये फोर्स भी बड़ा रूप धारण करेगा और कहीं ना कहीं प्रेशर वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। जब रिक्वायर्ड फोर्स हो जाएगा तो वहां से अब सर्कल का रेडियस नहीं घटेगा। तो ऐसा सभी पार्टिकल के लिए नहीं हुआ, कुछ के लिए होगा। तो बीच में आप देखेंगे कि खाली जगह बन गया, इसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। अब देखिए यहाँ पर इधर से मास आ रहा है आई ऑफ साइक्लोन की तरफ और अंदर जाने से रोक रहा है, तब क्या होगा, मास ऊपर उठेगा। तो ऊपर उठने पर नीचे पानी है और इधर से मॉइस्चर आ रहा है और ये बीच में आई बन गया, उसके अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो पानी ऊपर उठेगा। ऊपर उठने पर इधर से फोर्स जो है वो घटने लगेगा, प्रेशर घटेगा, तो mv²/r बड़े रेडियस में कंपेंसेट होगा, तो इसका रेडियस बड़ा होगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो दोनों तरफ से फोर्स है वो कम होता जाएगा, फिर रेडियस बड़ा होता जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम चूंकि कंजर्व्ड है इसलिए इसका रोटेशन चालू रहेगा। तो बड़े रेडियस में जब जाएगा तो अंत में प्रेशर डिफरेंस खत्म हो गया, तो ये कहीं इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, तो ये क्लाउड हो गया। इस तरह से एक कोनिकल फनेल टाइप का स्ट्रक्चर साइक्लोन में बन जाता है। यही इसका प्रोसेस है। और डिस्प्लेस होता है लैंड की तरफ तो डिवास्टेशन क्रिएट करता है, इसके पास काफी एनर्जी रहती है। ऊपर जाने से एक और घटना घटती है, इसका एक्सपेंशन होने से एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, तो कूलिंग होता है और कूलिंग के कारण बीच से कूल्ड एयर नीचे की तरफ लैंड करता है। तो ये सब प्रोसेस आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। फिजिक्स का काम इतना ही था कि कैसे ये घूमना शुरू हो गया, तो वो है कोरियोलिस इफेक्ट। साइक्लोन और भी प्रकार के नाम से जाने जाते हैं, विली विली, टाइफून, टोर्नेडो, ह्यूरिकेन और साइक्लोन। ये सेम मैकेनिज्म है इनका, लेकिन डिफरेंट लोकेशंस के कारण, डिफरेंट लोकेशन में जनरेट होने के कारण इनका डिफरेंट नाम है। और भी नामकरण के कई आधार होते हैं। दूसरे होते हैं एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन्स में लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर के कारण वो बाहर की ओर फैलते हैं, दे आर कॉल्ड एंटी साइक्लोन्स। और उनका रोटेशन भी डिफरेंट वे में आई का रोटेशन होता है। इसमें रोटेशन का एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज होता है। कोरियोलिस इफेक्ट जो है वो एक ऑब्जर्वर के कारण उत्पन्न इफेक्ट है। इसको शो करने के लिए हम लोग एक सिंपल्टन डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे। ऐसे अर्थ का रोटेशन किधर होता है, जैसे सन जाता है, ईस्ट में उगता है और वेस्ट में डूबता है, तो उसके उल्टा अर्थ नाचती है। तो अगर ऐसे मान लें कि ये कागज है, ये कागज है, ये पोल है, तो अगर सन ऐसे हमको जाता दिखता है तो इसका मतलब है कि हम इसमें बैठे हैं, तो अर्थ ऐसे जा रही है। तो ऐसे जाते समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से देखेंगे तो ये अर्थ ऐसे जाती दिखेगी। अब हम लोग एक डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे जिसमें अर्थ ऐसे रोटेट करेगी और कोई बॉडी नॉर्थ पोल की ओर या उससे दूर जाएगा, तो उसका अगर अर्थ के बाहर के फ्रेम से अगर हम लोग स्ट्रेट पाथ देखें तो इसके फ्रेम से, अर्थ के फ्रेम से उसका पाथ कैसा होता है, ये हम लोग डिमोन्स्ट्रेट करेंगे। इसके लिए हम पृथ्वीराज को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि ये एक आदमी से नहीं हो पाएगा। एक आदमी घुमाए भी और पेन भी चलाए तो उसमें डिफेक्ट आ जाता है। एक इंडिपेंडेंट आदमी पेन वाला चाहिए। अब हम इसको घुमाएंगे ऐसे और आप सेंटर से सीधा लाइन खींचिए, रखिए उस पर
खींचिए, देखिए ये लाइन टेढ़ा हो गया। अब ऐसे अगर घूमती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अब ऐसे अगर आदमी जाएगा तो ये राइट वर्ड डेविएट कर देगा। तो यही कोरियोलिस इफेक्ट है जो राइट वर्ड डेविएट करता है। और अगर इसके नीचे से देखा जाए तो ऐसे अर्थ घूम रही है तो नीचे से ऐसे घूमता दिखाई देगा। साउथ पोल के तरफ से देखे नीचे से तो ये ऐसे अर्थ घूम रही है। नॉर्थ पोल से ऐसे घूम रही थी और वैसे ही घूम रही है, लेकिन साउथ पोल से देखने पर ये ऐसे घूमती दिखाई देगी। तो अब फिर एक बार आइए और इस पर एक पेन चलाइए, स्ट्रेट खींचिएगा, सेंटर से बाहर की ओर स्ट्रेट। देखिए ये किधर मुड़ गया, ये लेफ्ट की ओर मुड़ गया। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है अर्थ के फ्रेम से देखने पर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर मुड़ जाता है अर्थ के फ्रेम से देखने पर। लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर होगा, अर्थ के साथ रोटेट नहीं कर रहा होगा, इनर्शियल ऑब्जर्वर कोई बाहर होगा, उसके लिए उसका पाथ सीधे रेडियल है और इसमें भी उसका पाथ रेडियल है। साइक्लोन्स जो होते हैं वो बहुत ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट रखते हैं और ज्योग्राफी में उसका विस्तार से हम लोग अध्ययन करते हैं। एक वीडियो के द्वारा हम लोग एक साइक्लोन के इफेक्ट को दिखाएंगे।